प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि इससे पूर्व की कक्षा में हमने भक्तिकाल एवं रीतिकाल के नामकरण को लेकर चर्चा की थी और रीतिकाल के नामकरण में हमने जो विभिन्न विद्वानों द्वारा जो नाम दिए गए हैं उसमें मिस्र बंधुओं द्वारा जो अलंकृत काल नाम दिया गया है उस पर चर्चा की थी और उससे आगे की चर्चा हम इस कक्षा में करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इस काल का जो नाम दिया है वह है कला काल। इनका कहना है कि मुग़ल सम्राट शाहजहाँ का संपूर्ण शासनकाल कला से वेष्टित था। इस युग में एक और स्थापत्य कला का चरम बिंदु ताजमहल के रूप में कला के गाल का अश्रु बनकर प्रकट हुआ तो दूसरी ओर कविता भी कलात्मकता से संयुक्त हुई। इस काल में कवियों ने विषय की उपेक्षा शैली की और अधिक ध्यान दिया। उनकी कविता में चित्रकला का भी योग हुए बिना न रह सका, अतः यह काल कला काल है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने यह कहा कि जिस समय मुग़ल सम्राट शाहजहाँ का काल था और हिंदी साहित्य में वह जिसे हम रीतिकाल कहते हैं वह काल था और इस काल में जो स्थापत्य कला, चित्रकला आदि जो विभिन्न जो कलाएं हैं, जो ललित कलाएं हैं, उनका विकास हुआ और ये विकास भी अपने चरम को छू रहा था। जैसे उन्होंने उदाहरण के लिए कहा कि स्थापत्य कला में ताजमहल, उसी प्रकार से हिंदी कविता में भी यह कलात्मकता संयुक्त होने लगी, इस कला का योग होने लगा। ये जो कला है, कला पक्ष, इससे पूर्व की कक्षा में मैंने भाव पक्ष और शिल्प पक्ष, जहाँ जैसे वैचारिक पक्ष और शिल्प पक्ष, इन दोनों पर तुलनात्मक रूप से अंतर समझाया था। तो जो कला पक्ष है वस्तुतः बाह्य पक्ष है, शिल्प पक्ष है, यानी कविता का भाव क्या है, विचार क्या है, ये उसका आंतरिक पक्ष है और कविता का निर्माण किस प्रकार हुआ है, शब्दों का संयोजन किस प्रकार से हुआ है, उसका अलंकरण किस प्रकार से हुआ है, उसमें चमत्कार किस प्रकार से है, यानी कविता पढ़ने में किस प्रकार की, उसका शब्द संयोजन किस प्रकार का हुआ है, ये उसका कला पक्ष है। तो ये जो नामकरण है आचार्य रामचंद्र, क्षमा कीजिएगा, जो कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा ये जो नाम दिया गया कलाकाल, वस्तुतः ये कविता के केवल एक पक्ष यानी बाह्य पक्ष को ही सूचित करता है। ये बाह्य पक्ष की विशेषता का ही बोध कराता है और कविता का जो आंतरिक पक्ष है, यानी कविता का जो आंतरिक पक्ष है वह महत्वपूर्ण पक्ष होता है और कलाकाल कहने से केवल बाह्य पक्ष की विशेषताएं प्रकट होती है। जो अंदरूनी पक्ष है, आंतरिक पक्ष है, जिसे भाव पक्ष या वैचारिक पक्ष या वस्तु पक्ष कहा जाता है, वह किसी न किसी प्रकार से उपेक्षित रह जाता है। और साथ ही इस युग की व्यापक श्रृंगारिक जो चेतना है उसकी अवमानना भी होती है। यानी इस समय जो श्रृंगार की जो चेतना जो कवियों में देखने को मिलती है, बिहारी देव इत्यादि में, यह जो चेतना है कलाकाल कहने से वह उपेक्षित हो जाती है। तो कहने का आशय यही कि जो ये उनके द्वारा जो नामकरण दिया गया है कलाकाल, ये केवल बाह्य पक्ष को सूचित करता है, काव्य के अंदरूनी विशेषता को सूचित नहीं करता है। और साथ ही केवल कला काल कहने से जो अन्य जो चेतना है, अन्य जो प्रवृत्तियां हैं, श्रृंगारिक जो चेतना इत्यादि है, उनकी उपेक्षा हो जाती है। इस कारण ये नाम उपयुक्त नहीं कहा जा सकता।
यानी इस नाम के अंदर ये एक प्रकार से कमी कही जा सकती है। जो अगला जो नाम है वह है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया श्रृंगार काल। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल कहना अधिक उपयुक्त समझा। उनके द्वारा ये जो नामकरण दिया गया श्रृंगार काल, ये जो नामकरण है इस काल में प्रयुक्त श्रृंगार रस की प्रधानता को लक्ष्य करके नाम दिया गया है। यानी इस काल में जो यानी जिसे सामान्य रूप से रीतिकाल कहा जाता है, इस काल में जो कविताओं की जो रचना हुई है उसमें जो श्रृंगार रस जिससे कहा जाता है, श्रृंगार रस से परिपूर्ण कविताओं की रचना पर कवियों ने अधिक ध्यान दिया है। क्योंकि इस काल के जो कवि थे ज़्यादातर अधिकांश जो कवि थे वे क्या थे, दरबारी कवि थे, यानी दरबारों में कविता किया करते थे। और ये जो काल था राजाओं के विलास का युग था, यानी अपने आश्रय दाता जो राजा है उसको प्रसन्न करने के लिए, उसका मनोरंजन करने के लिए इस काव्य की रचना की जाती थी, कविता की रचना की जाती थी। तो जो कवि का पूर्ण ध्यान था वह राजा या आश्रयदाता के मनोरंजन की ओर था, और जो श्रृंगार होता है वह मनुष्य की जो स्वाभाविक जो चेतना होती है या स्वाभाविक जो प्रवृत्ति होती है उसको आकृष्ट अधिक करता है। यानी श्रृंगार की रचनाएं हैं, प्रणय की जो कविताएं हैं इस काल में अधिक रची गई है। तो इसी को लक्षित करते हुए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसका जो नाम दिया वह दिया श्रृंगार काल। परंतु ये नाम भी युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि रीतिकाल कवियों ने श्रृंगार के अतिरिक्त वीर रस की कविताएं भी लिखी है। जैसा कि इससे थोड़ा सा पूर्व मैंने ये कहा था कि जो रीतिकाल की कविता है दरबारी कविता है, तो अपने आश्रयदाता के दरबार में ये कविताएं सुनाया करते थे। तो श्रृंगार की कविता निश्चित रूप से उनके मनोरंजन के लिए वे सुनाते थे, साथ ही साथ उनकी प्रशंसा के लिए वे और उनकी प्रशस्तियों की गायन के लिए वे वीर रस की कविताओं का भी गायन किया करते थे। यानी वीर रस की कविताएं भी इस काल में लिखी गई है। साहित्यिक भक्तिपरक नीतिपरक रचनाएं भी इस युग में लिखी गई है। और रीतिकालीन कवियों का जो मूल जो स्वर है श्रृंगार कभी नहीं रहा है।